हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सफर पे। और लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी? लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी वर्ल्ड के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज भी मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली बार मैंने मानव सभ्यता के आधुनिक मानव सभ्यता के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बात करी थी। दैट वाज आयरन ओर एंड कोल। ठीक है जी। ये 17th सेंचुरी के बाद से दे बिकेम द हार्बिंजर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्निटी जो हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जो हम करते हैं, अगेन जो भी हमने मॉडर्नाइजेशन में चेंजेस देखे, दे वर बेस्ड ऑन दीज टू इम्पोर्टेंट मिनरल्स। तो हमने ये बात कर ली थी, बट अब मैं बात करने वाला हूँ 20th सेंचुरी के बारे में। 20th सेंचुरी में द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल विच बिकेम द ड्राइवर ऑफ 20th सेंचुरी, दैट वाज द ऑयल, आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड। अगेन ब्लैक गोल्ड वैसे कोल को भी कहते थे, बट अगेन ऑयल बिकेम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स, एंड दैट इज वाई जहां जहां पे भी ऑयल था, देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर दीज एरियाज। एंड हम लोगों ने बहुत सारी सिविल वॉर आज तक हम देख रहे हैं कि इन एरियाज में जहाँ पे भी आपको ऑयल मिलता है, यू फाइंड देम सिविल वॉर्स हैं यहाँ पे, एंड देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अगेन ऑयल जो है, इट हैज बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट mineral of 20th century and matter of fact in the 21st century also. Ironically आज हम ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आज इस डेट के बारे में जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो ऑयल का प्राइस है, इट हैज दिस प्राइस वाज नेवर देयर इन द हिस्ट्री। कभी ऐसा सोचा नहीं गया। इट इज एक्चुअली इन द नेगेटिव। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि ऑयल जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। हर कोई इसको जो है पाना चाहता है, बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, इट हैज एक्चुअली गॉन नेगेटिव। नॉट $10 पर बैरल, नॉट $5 पर बैरल, बट आज जो है इट इज एक्चुअली इन द नेगेटिव। अगर हम इसे सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में बोले, तो अगर आप तेल खरीदते हो तो आपको पैसे देगी सरकार। ठीक है जी, चलो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। nobody is going to pay you for this, but again जो वर्ल्ड का क्रूड मार्केट है, it has crashed. Though oil isn't the most important resource, but the market has crashed because of the corona pandemic, and because of that we are seeing this negative trend. ठीक है तो टेम्परेरी है, बट अगेन आयरनी यही है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑयल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में, बट जो आपका इसके प्राइसेस हैं, ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। एनीवेज हम लोग बात करेंगे ऑयल के बारे में। सो विल टॉक अबाउट व्हाई ऑयल इज सो इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड देन वी विल आल्सो सी द डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे मिलता है। इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बताई दी कि व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑटोमोबाइल से लेके, आपकी इंडस्ट्री से लेके, डीजल जो जनरेटर सेट्स हैं, एवरीथिंग इज मैटर ऑफ फैक्ट बीइंग फ्यूल्ड बाय oil only. So what is this oil? This oil also called as the petroleum. कहते हैं ना हम इसको पेट्रोलियम भी। सो पेट्रोलियम का मतलब क्या है? पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मीन्स ऑयल। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, द ऑयल विच इज फाउंड इन द रॉक्स। इट इज अ रॉक ऑयल। ठीक है, मिलता है कहाँ पे? कौन सी रॉक के अंदर मिलता है? इट इज फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, याद करो मैंने पीछे सेडिमेंट्री रॉक्स कराई थी, उनकी लेयर्स के बीच में आपको ये ऑयल देखने को मिल जाता है। ऑयल जो है ये ट्रैप्ड मिलता है, एंड इवेंचुअली हम इस ट्रैप्ड ऑयल को निकालते हैं और इसको हम यूज करते हैं। अब इट हैज वेरी इट इज एक्चुअली बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसके एज कंपेयर टू द कोल। व्हाई? बिकॉज अगेन जैसे जब हम इसको बर्न करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ वेरी लिटिल स्मोक, बहुत कम स्मोक करता है, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो एश। सो अगेन कोल जो है, इट्स वेरी पोल्यूटिंग। जो आपका इट इज अ वेरी पोल्यूटिंग your fuel, but as far as the petroleum is concerned, it is not that polluting, no ash, very little smoke content, and that is why it is very very important. ठीक है जी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करेंगे, तो 90-95% इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, बहुत ही कम इंप्योरिटीज मिलती है एज कम्पेयर टू कोल, एंड ओन 5-10% इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ये इस तरह के ऑर्गेनो मोटेलिक कंपाउंड्स। इन एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस क्रूड ऑयल is used by the industry for one purposes or the another. ठीक है, जो पेट्रोलियम में जो हम ऑयल निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द क्रूड ऑयल। ठीक है, इस क्रूड ऑयल से हम लोग बहुत कुछ निकालते हैं। आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से देन हम लोग इसमें पेट्रोल निकालते हैं, हम लोग डीजल निकालते हैं, हम लोग केरोसिन निकालते हैं, एस्पॉल्ट निकालते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स दे आर used or they are taken from this crude oil, and that is why very very important as far as the 21st century is concerned. देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे हुआ, हाउ दिस ऑयल वाज ऑब्टेन्ड। अगेन जो ऑयल हम आज यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड इन द रिसेंट टाइम्स। रिसेंट टाइम का नहीं बना हुआ। वी आर यूजिंग अराउंड 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड
ऑर्गेनिक लाइफ। 300 मिलियन साल पहले ये ऑर्गेनिक लाइफ जो थी, मीन्स छोटे छोटे जो जानवर थे, इनके मरने के कारण जो है इनका जो भी लेफ्ट ओवर है इसको हम एज अ ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, देखते थोड़ा बहुत से किस तरह से फॉर्म हुआ। अगेन ऑल ऑफ द ऑयल वाज फॉर्म्ड कहाँ पे, इन दी मेरीन एरियाज, ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर जो है ये फॉर्म हुआ था, जहाँ पे आपको एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती थी। ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा थी और ऊपर जो है आपको शैलो सीज देखने को मिलते थे। शैलो सीज, यहाँ पे आपको ऑयल बनने के राइट कंडीशंस देखने को मिल जाती। शैलो सीज में क्या होगा, सनलाइट पेनिट्रेट करेगी तो यहाँ पे यहाँ का इकोसिस्टम जो है इट इज वेरी वेरी वास्ट। मैं इसको आपको वैसे पहले बता चुका हूँ जब हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में बात करी थी। तो इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में इन टाइम्स में 300 मिलियन साल पहले कुछ क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह के इकोसिस्टम बहुत वेरी वाइब्रेंट, मरीन इकोसिस्टम बहुत वाइब्रेंट था। एंड अगेन इन रीजन्स में क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो इकोसिस्टम, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक लाइफ होगी तो डेथ भी होगी, साथ में जिंदगी होगी तो मौत साथ साथ चलती है। अगेन विद टाइम व्हाट हैपेंड, दिस ऑर्गेनिक लाइफ जब इसकी डेथ हुई, मरीन ऑर्गेनिजम्स दे डाइड, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये फ्लोर में इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, वाटर ब्रॉट अलॉन्ग विद इटसेल्फ दी सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स लेके आए, एंड विद टाइम क्या हुआ, ये जो आपके सेडिमेंट्स थे, दे वर कवर्ड बाय दी sediments. With time they got covered by the sand which was brought by the ocean. ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट के पास में तो कॉन्टिनेंट बहुत सारी सैंड लेके आता रहा, एंड ये जो सेडिमेंट्स है, जो भी मरीन डेड ऑर्गेनिजम्स थे, दे विद टाइम गॉट और दे विद टाइम दे डाइड एंड दे गॉट बरीड डाउन, दे गॉट बरीड इन दी सैंड। ठीक है, इस इन एरियाज में बरी हो गए, एंड फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर इनके ऊपर प्रेशर बनता रहा है, सैंड एक्यूमुलेट होती रही। देखो यहाँ पे आपको इस तरह की मरीन ऑर्गेनिजम्स मरते दिखे। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, विद टाइम इसके ऊपर और लेयर्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की और लेयर जुड़ती रही, और ये प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहा। ठीक है, एंड विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेड ऑर्गेनिक लाइफ थी, दिस डेड ऑर्गेनिक लाइफ इवेंचुअली गेव अप, और इवेंचुअली मेड व्हाट, इट मेड दिस क्रूड ऑयल। ठीक है, ये वो क्रूड ऑयल बना। इवेंचुअली ये क्रूड ऑयल विद क्या हुआ, ऊपर इन पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स, नीचे जो रॉक्स थी ये पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स थी, पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स से ऊपर आ गया, एंड ये यहाँ पे कहीं पे कलेक्ट हो गया, तो यू कैन सी कलेक्ट होता हुआ। ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो गया, इसके ऊपर जो है वो आपको नेचुरल गैस दिखी, जो कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल थी। गैसेस ऊपर आ गई, ऑयल जो है उसके नीचे कलेक्ट हो गया। ये ऑयल कलेक्ट क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छी सी इलिस्ट्रेशन देता हूँ, बट जस्ट ऐसे समझो कि ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, विद टाइम क्या हुआ होगा कि ये ओशियंस या तो रिसाइड कर गए, या ओशियंस अभी भी थे यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों कंडीशंस है। अगर ओशियंस अभी भी थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करा, हम लोग जब मॉडर्न सिविलाइजेशन वाले लोग बने, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिग्स लगाई बड़े बड़े, और हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रिल करके ये ऑयल निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कई बार क्या हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने करके क्या हुआ, ये लैंड मास जो है वो ऊपर आ गया, और सी कहीं पे रिसीड कर गया। ठीक है, सी रिसीड करने से अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे लैंड मास देख रहे हो, एंड सी कहीं पे रिसीड कर गया। इवेंचुअली बाद में हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से इस तरह की मशीन लगाई, ड्रिलिंग मशीन लगाई, और यहाँ से हमने गैस एंड ये ऑयल जो है निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेट्रोलियम या आपका जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, इसको हमने यूज करना स्टार्ट किया। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, अगेन इससे आपको थोड़ा बेटर क्लैरिफाई हो जाएगा, जो अगर पीछे क्लैरिफाई नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा आदत है ज़्यादा ही चित्रकारी करने की। सो यहाँ पे देख लो, अगेन ये आपका क्या है, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड ये मैं बात कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम लाइक 300 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, किसी को अगर जियोलॉजिक टाइम स्केल पता है तो बता देना मुझे, कौन सा जियोलॉजिक टाइम स्केल चल रहा होगा, कौन सा एरा, कौन सा एपो चल रहा होगा इस टाइम पे। कैम्ब्रियन चल रहा है कि उसके बाद का चल रहा है, उसके पहले का चल रहा है, कौन सा एज चल रही है, कुछ बताना मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, तो अगेन इस टाइम पे क्या था, शेलो सी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे जो है सनलाइट प्रॉपरली पेनिट्रेट कर रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ पे इकोसिस्टम देखने मिल रहा है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनको खाती हुई फिशेज हैं, बड़ी फिशेज हैं और बड़ी फिशेज हैं। ठीक है, सो ये जब जो है आपको वाइब्रेंट इकोसिस्टम दिखा, बट विद टाइम व्हाट हैपेंस, ये इकोसिस्टम, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डाई एंड दे गेट कलेक्टेड। इस तरह के जो है गड्ढे हैं, आई वुड से, लेट मी मेक दिस एनी, इस तरह के जियोसिंक्लाइंस, ठीक है, इस तरह के इन्वर्टेड गड्ढे, इनमें जो है ये सेडिमेंट जाके कलेक्ट हो गए।
अब इन्हीं में क्यों ज्यादा कलेक्ट हुए, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ओशियंस क्या लेके आ रहे हैं, ओशियन जो है सैंड, जो कॉन्टिनेंट से सैंड है, कॉन्टिनेंट से सेडिमेंट्स है, उनको लेके आ रहा है। और ये सेडिमेंट जो है क्या करते हैं, इन जैसे गड्ढों में, ये जो मैं गड्ढा थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलो कोई चक्कर नहीं है। सो इन गड्ढों में जो है कलेक्ट कर देती है, ये देखो ये ऐसे गड्ढे बना देते हैं। तो विद टाइम व्हाट हैपेंड, विद टाइम ये जो सारे मरीन सेडिमेंट्स है यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट हो गए। और सिंस ये ओशन क्या लेके आ रहा था, ओशन ये सैंड कंटिन्यूसली लेके आ रहा था, एंड विद टाइम क्या हुआ, दे गॉट कवर्ड अप विद द सैंड। इस तरह से सैंड के अंदर जो है कवर अप हो गया, एंड कंटिन्यूस लेयर जो है वो सैंड की बनती रही इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूस लेयर्स बनती रही सैंड की। और ये नीचे क्या हुआ, नीचे ये मरीन सेडिमेंट्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो हैं ये, प्लस आपका थोड़ा बहुत वाटर, ये क्या हुआ यहाँ पे कलेक्ट हो गया। और बिकॉज ऑफ ह्यूज प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स क्या हुआ, ये विद टाइम इट कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल जब बना, क्रूड ऑयल को लेट मी गिव अ कलर ऑफ रेड। क्रूड ऑयल जब बना तो ये क्रूड ऑयल के जो ऊपर जो था क्या था, वॉलेटाइल आपको नेचुरल गैस मिली, ये नेचुरल गैस थी यहाँ पे, या नीचे जो था आपका इस तरह का ऑयल था। विद टाइम जो ऊपर की लेयर्स थी, बिकॉज ऑफ ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कंपैक्ट कर गई, और ये एक तरह की, ये जो सैंड है, ये सैंड है ना, ये सैंड बेसिकली जब कंपैक्ट कर गई, एक तरह की इसने रॉक बनाया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शेल रॉक्स। ठीक है, इस तरह की शेल रॉक्स बनाया। ये शेल रॉक्स जो हैं क्या होती हैं, कंपैरेटिवली क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी, दे आर सेमी पोरस इन नेचर। सो यहाँ से जो है ऑयल ऊपर आया, ऊपर क्यों आया, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। सो ऑयल जो है यहाँ पे पहले शेल के पोर्स के अंदर यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा था, बट इट वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय ऑयल, एंड विद टाइम यहाँ पे कहीं पे ऑयल ऊपर की लेयर्स में, यहाँ पे लेयर ऑयल जो है इकट्ठा हो गया अलॉन्ग विद दी, इस तरह से जो है देखो आपको यहाँ पे ऑयल इकट्ठा होता दिख गया अलॉन्ग विद दी गैस। गैस को मैं कुछ और रंग से दिखाया था, लेट मी गिव इट येलो कलर। ये नेचुरल गैस है आपकी, एंड यहाँ पे इस तरह से नेचुरल गैस इकट्ठी होगी। ठीक है कि नहीं, ओवरलाइंग लेयर्स में ये सारी जो हैं, दे आर नथिंग बट लेयर्स ओनली, जो मैंने दिखाई हैं आपको, दे आर ऑल लेयर्स, ये लेयर्स है रॉक्स। ठीक है, एंड ऊपर की लेयर जो है मे बी दे आर इम्परवियस लेयर्स। इम्परवियस मीन्स ये दे आर नॉट, यहाँ से जो है रॉक्स ऊपर नहीं जा सकती, मीन्स यहाँ से जो है आपका सीपेज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट ट्रैप्ड हियर, ऑयल एंड नेचुरल गैस इट गॉट ट्रैप्ड हियर। कुछ जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस इट गॉट ट्रैप्ड हियर, मोस्टली जो है नेचुरल गैस इट गॉट ट्रैप्ड इन दीज पोर्स ऑफ शेल्स, एंड इसके नीचे जो है वो आपका अभी भी जो है ऑर्गेनिक सी बसा हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल का। बट अगेन विद टाइम व्हाट हैपेंड, यहाँ पे फिर हम लोग जो है एक 20वीं सदी में पहुंच जाते हैं, 30 मिलियन ईयर्स लेटर्स कम टू 20 मे बी 2000s में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने आधुनिक आविष्कार किए, और हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ऑयल है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने बड़े बड़े शिप्स लेके गए, एंड हमने यहाँ पे क्या लिया, रिग्स, ऑयल रिग सेटअप करे, और इन ऑयल रिग से हमने क्या किया, ड्रिलिंग करी, और ड्रिल करके हमने ये ऑयल और नेचुरल गैस निकालना स्टार्ट कर दिया, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने अपने घर के सिलेंडर भर दिए, एंड देन हम लोग अपने ऑटोमोबाइल्स को इससे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, काइंड ऑफ फ्यूल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके एंटी क्लाइंस हैं, इन्हें हम एंटी क्लाइंस कहते हैं, इस तरह के एंटी क्लाइंस के अंदर हमको ऑयल मिला, ऑयल या नेचुरल गैस मिला। राइट, सो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुआ। अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बारी क्या होता है, अभी बता देता हूँ आपको। कई बारी क्या होता है, विद बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट क्या हुआ, ये लैंड मास जो है अपलिफ्ट कर गया। ठीक है, अपलिफ्ट करने से क्या हुआ, ये जो सी था ये कर गया रिसीड। सी क्या कर गया, सी रिसीड कर गया। रिसीड का मतलब समझते हो ना, मीन्स पीछे चला गया। सी रिसीड कर गया, रिसीड करने से क्या हुआ, रिसीड करने से नाउ दिस बिकेम अ लैंड मास, ये जो है अब एक लैंड मास बन गया। ठीक है, दिस इज ऑल लैंड, यहाँ पे कोई नहीं है। सी लेट अस अज्यूम यहाँ पे चला गया, सी पीछे को रिसीड कर गया, एंड ये रहा आपका सी, एंड दिस इज द लैंड मास नाउ। नाउ अगेन इन दिस लैंड मास व्हाट हैज हैपेंड, इस लैंड मास में क्या हुआ, विद टाइम ऊपर की फोर्सेस अब लगने लगी। कौन सी ऊपर की फोर्स लगेगी इसके अंदर, इसके अंदर लगने लगी फोर्स ऑफ डेन्यूडेशन। ऊपर जो फोर्स काम करने लगी, दिस इज डेन्यूडेशन फोर्सेस। डेन्यूडेशन करके अगेन यहाँ से इरोजन होना स्टार्ट हुआ, हवा, विंड, लेट अस अज्यूम विंड का इरोजन होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जो है ये ऊपर की जो लेयर सी धीरे धीरे क्या हुई, ये ऊपर की लेयर धीरे धीरे निकलने लग गई। ठीक है, धीरे धीरे इरोड होने लगी, एंड विद टाइम क्या हुआ, ये ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया।
दिस ऑयल इवेंचुअली केम ऑन दी सरफेस। ठीक है, सरफेस पे आके क्या हुआ, इस तरह से फूटने लग गया। ऐसे फूटेगा कभी, जैसे फुवारा निकलता है, हो सकता है कभी ऐसा क्रूड ऑयल इस तरह से फाउंटेन्स निकल रहे हैं। ठीक है जी, सो हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा हो रहा था इन द 20th सेंचुरी when we went towards the Arabian Peninsula, मिडिल ईस्ट में गए तो मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली यही हो रहा था, यहाँ पे ऑयल के वेल्स थे। ठीक है जी, एंड इस तरह से ऑयल जो है वो इवेंचुअली ऊपर आ रहा था, बिकॉज जो ओवरलाइंग जो प्रेशर रॉक्स थी इनका जब ये इरोड हो गई, डेन्यूड हो गई, तो क्या हुआ, नीचे नीचे का जो प्रेशर था वो रिलीज हुआ, और इस प्रेशर के रिलीज होने से क्या हुआ, इस तरह की नेचुरल गैस या ऑयल जो है निकला बाहर, एंड दैट इज वाई मिडिल ईस्ट में आपको बहुत ज्यादा ऑयल मिलता है। ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ मिडिल ईस्ट में। ठीक है, 300 मिलियन साल पहले मिडिल ईस्ट जो था, अगेन आपका सारा अरेबियन पेनिनसुला, सीरिया, इराक, ईरान, ये वाला रीजन था, ये एक्चुअली पानी के नीचे था। दे वर पार्ट ऑफ द टेथिस सी, नदर्न पार्ट ऑफ द टेथिस सी। पेंजिया मैंने आपको बताया था ना, पेंजिया, पेंथेल्सिया, कुछ याद होगा तो पेंजिया का जो नदर्न पार्ट जो था, इट वाज दिस अरेबियन पेनिनसुला अलोंग विद अफ्रीका। इस तरह से ये जो है इस तरह से नदर्न पार्ट था, एंड इट वाज अगेन मोस्ट ऑफ इट वाज अंडर वाटर। बट जब जो है अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट हैपेंड, दिस सी इवेंचुअली रिसीडेड। जब ये यूरेशिया को मिलने चला गया तो सी रिसीडेड एंड दिस लैंड मास केम इन, यहाँ पे ये लैंड मास जो है ऊपर आ गया। ऊपर आने से क्या हुआ, ये जो बहुत टाइम तक 300 मिलियन साल तक दिस वाज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड विद टाइम इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, लेटेस्ट स्टेजेस में जो आपका सी था वो रिसीड हो गया एंड इट बिकेम द लैंड मास। बट यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ऑयल के फॉर्मेशंस थे, सो हम लोगों ने अब क्या किया, यहाँ से ऑयल निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ ऑयल वाज फॉर्म्ड। आई होप ऑयल फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको। देखो इस तरह के जियो सिंक्लाइन में बनता है, ये आपका जियो सिंक्लाइन है, यहाँ पे बनता है बिकॉज ऑफ मरीन ट्रांसग्रेशन। मरीन ट्रांसग्रेशन मीन्स जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे डेड मर के जो है यहाँ पे जमने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फिर आपको मिलता कहाँ पे, ये जो है इस तरह के एंटी क्लाइंस में मिलता है। देखो इस तरह के एंटी क्लाइंस में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन सो फूड फॉर थॉट क्या है, अगर हमको वर्ल्ड में ऑयल के रिसोर्सेज देखने हैं तो फूड फॉर थॉट इज कि अगर आपको कहीं पे शेलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे ऑयल रहा होगा या ऑयल है। ठीक है ना, शेलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपने को देखने हैं, जो कि काफी टाइम से शेलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है। अगर आपको इस तरह कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ऑयल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो हम लोग अब बात करेंगे ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगेन सबसे पहले ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी होता है ऑयल का, जो है देयर इज अ क्वालिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, बेस्ड ऑन कितना सल्फर का कंटेंट है, हम लोग ऑयल को क्वालिटी देते हैं, क्रूड ऑयल की क्वालिटी देते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल के स्टैंडर्ड बना रखे हैं हमने वर्ल्ड में, एक है आपका ब्रेंट क्रूड। ठीक है, ब्रेंट क्रूड जो है ये हम लोग इसको कहाँ से स्टैंडर्ड मानते हैं, जो नॉर्थ सी में आपको हम लोग जो ऑयल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी को हम लोग ब्रेंट क्वालिटी कहते हैं, और इसको एक मापदंड की तरह यूज करते हैं वर्ल्ड में। जहां पे भी जितना भी ऑयल मिल रहा है उसको हम इस पैरामीटर से नापते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं, इट इज वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। ठीक है, सो इन दो मापदंडों के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड में जितना भी तेल मिलता है, कच्चा तेल जहाँ पे भी मिलता है, उनको हम लोग इन मापदंडों के हिसाब से देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ज्यादा है कि कम है। अगेन वर्ल्ड का 50% जो भी प्रोडक्शन है कहाँ से आ रहा है, पर्शियन गल्फ से आ रहा है, वही मिडिल ईस्ट वाले रीजन से आ रहा है आपका। इसके अलावा बाकी देखो आप मोस्ट ऑफ एरिया जो है आपके, जैसे नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्यूफोर्ट सी, सैकलन, बॉम्बे हाई, ये सारे क्या हैं, दे आर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दे आर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो चलो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ऑयल जो है वो कहाँ पे क्या मिलता है, एंड इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फटाफट से मैप को बनाएंगे, एंड मैप के अंदर जो है थोड़ा बहुत प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा कहाँ कहाँ पे। अपने एटलसिस भी खोल के रखो, एटलसिस में भी हम लोग इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे ये मैप ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं घूम जाएंगे। चलो बनाते हैं फटाफट से। वर्ल्ड मैप अपना बनाना आ ही गया होगा, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। ठीक है, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज साउथ, 60 डिग्रीज साउथ, देन 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है कि नहीं, सो 0 डिग्रीज ये हो गया आपका। देन हम लोग बात करते हैं, फटाफट से बनाएंगे अभी हम इसको। कैसे बनाना है आपको पता है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाओ, दिस इज योर कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका,
ठीक है जी, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया आपका। देन सेकंड ये आपका दिस इज योर अमेरिका। बन गया जी कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। अब हम बनाएंगे फटाफट से अफ्रीका। अफ्रीका हो गया आपका। देन दिस इज योर यूरोप। ठीक है, दिस इज योर व्हाट इज दिस इज ब्रिटेन। एंड देन दिस इज योर इम्पोर्टेंट पोर्शन अभी आज के टाइम पे। दिस इज योर इंडिया। दिस इज योर आर्कनियोमा, इंडो चाइना, मेनलैंड चाइना, एंड दिस इज योर थर्ड पोर्शन, दिस इज योर कोरियन पेनिनसुला। योर अब जापान नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपके साकेलन आइलैंड्स हैं। देन उसके बाद इंडोनेशिया नॉट इम्पोर्टेंट, इनके पास कुछ नहीं है तो बनाने की जरूरत भी नहीं। फिलीपींस नॉट इम्पोर्टेंट। देन ऑस्ट्रेलिया नॉट इम्पोर्टेंट। सो उसके बाद हम लोग फटाफट से ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं। एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो दैट इज योर मोस्ट ऑफ इट। बन गया जी। चलो हम लोग फटाफट से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको ऑयल मिल रहा है, और मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे मैप भी करता रहूँगा। अगेन जब हम बात कर ही रहे हैं तो फटाफट से हम लोग पहले पर्शियन गल्फ पे आ जाते हैं। पर्शियन गल्फ ये सारा रीजन आपका मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रीजन। स्टार्ट करने के लिए हम लोग फटाफट से पर्शियन गल्फ में आ जाते हैं। पर्शियन गल्फ में अगेन मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल दी प्रोडक्शन जो है इट इज कमिंग फ्रॉम पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ वाला रीजन कौन सा है आपका? पर्शियन गल्फ वाला रीजन है ये वाला पोर्शन आपका। एंड ये सारा रीजन आपका बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला पोर्शन सारा। दिस पोर्शन कंसिस्टेड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, आपका ये सारे रीजन हो गए। देन पार्ट ऑफ योर सीरिया, सीरिया वाला पोर्शन, ईरान, इराक, कुवैत, ये वाले सारे रीजन जो है 50% ऑफ दी कमिंग इट इज कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, सो अगेन सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया ये रीजन में सऊदी अरेबिया जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ऑयल फील्ड मिल जाते हैं, रीजन मिल जाते हैं। एक जो है आपको इस साइड में मिलेगा, दिस इज यानबुल बहार, यानबुल बहार। ठीक है जी। एंड देन अगेन उसकी उल्टी साइड में आपको मिलेगा रश्त नूरा। ठीक है जी, यानबुल बहार एंड रश्त नूरा। रश्त नूरा आपका जो है इट इज समवेयर हियर, इस पॉइंट पे है जहाँ पे आपको अल कतीफ लिखा हुआ है। दिस इज रश्त नूरा, यानबुल बहार एंड रश्त नूरा। ये आपको मिल जाएंगे देखने के लिए सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं कॉल्ड एज देहरान फील्ड्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। इसके बाद आप नीचे आ जाओ कुवैत, ऊपर चले जाओ थोड़ा बहुत कुवैत में। कुवैत में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे बुरहान फील्ड्स एंड अल अहमदिया फील्ड्स। ठीक है जी, बुरहान एंड अल अहमदिया ये आपको मिलेंगे जहाँ पे कुवैत सिटी है। बुरहान एंड अल अहमदी, बुरहान एंड अल अहमदी फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल गए। देन उसके बाद यूएई चल जाओ, सारा यूएई जो है इट इज फुल ऑफ ऑयल। ये जो आपका टिप है दिस इज यूएई, यहाँ पे आपको सारा ऑयल ही मिलता है। इसको मैं आपको जितना भी एरियाज हैं, आपने शारजा के नाम पे सुना होगा, शारजा, देन दुबई, देन अबू धाबी, ऑल ऑफ देम आर नोन फॉर योर ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद बहरीन चल जाओगे। बहरीन में आपको मिल जाएंगे दिस दुखान ऑयल फील्ड्स। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको कहीं पे। दिस इज बहरीन, बहरीन में मिलेंगे आपको दुखन ऑयल फील्ड्स। बहरीन, दुखन ऑयल फील्ड मिल गया आपको। ईरान, इराक में आपको अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जगह। इराक में ईरान में आपका ये आपका मौसूल, किरकुक, किरकुक रीजन, मौसूल रीजन, ये जो है आपके दे आर ऑल नोन फॉर ऑयल। ठीक है जी, मौसूल, किरकुक, अगेन ये कहाँ पे है? यहाँ पे सीरिया में है, मौसूल, किरकुक।
देन उसके बाद इराक में आप आ जाओ, इराक में सारा जो है बगदाद रीजन है आपका, बगदाद, ठीक है, बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है यहाँ पे। एंड ये वाला रीजन जो है इट इज रीजन जहाँ पे ये टाइग्रस एंड यूफ्रेटस रिवर्स आके मिल रही हैं, दिस इज द रीजन ऑफ अल बसरा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शत अल अरब। ईरान और इराक के बीच में फाइट इस जगह के लिए रही है, शत अल अरब, बहुत ज़्यादा ऑयल है और ये अगेन बॉर्डर में पड़ता है दोनों कंट्रीज के, ईरान एंड इराक। यहाँ पे जो फील्ड ऑयल फील्ड मिलते हैं हम कहते हैं अल बसरा, अल बसरा ऑयल फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है ईरान की, कॉल्ड एज अब्बादान, यहाँ ऊपर नहीं बनाऊंगा, ऊपर में को और बनाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी कॉल्ड एज अब्बादान, अब्बादान रिफाइनरी, ठीक है कि नहीं। हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया। उसके बाद अमेरिका में आ जाओ, नॉर्थ अमेरिका, 13% जो है टोटल प्रोडक्शन नॉर्थ अमेरिका से हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ अमेरिका में लीडिंग जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो है आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले। चलो यूएसए में हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ऑयल मिल रहा है। देखो मोस्ट ऑफ जो आपके रीजन है कौन से, गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में लगते हैं। कौन कौन से रीजन है, जैसे रीजन ऑफ आपका लुजियाना है, ये लुजियाना, ये रहा आपका लुजियाना। देन उसके बाद ऊपर जो आपको मिलता है दिस इज टेक्सास, ये रीजन आपका टेक्सास है, लुजियाना, टेक्सास, लुजियाना, ठीक है। टेक्सास, लुजियाना है, न्यू ऑर्लिन्स है। तो ये तीनों जो शहर हैं आपके, स्टेट्स हैं आपके, ये स्टेट जो हैं दे आर नोन फॉर ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ ओक्लाहोमा, देयर इज अ सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा जो है यहाँ पे दिस इज द लार्जेस्ट रिफाइनिंग सेंटर ऑफ यूएसए, ओक्लाहोमा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनिंग की जाती है। यहाँ पे भी एक जो रिफाइनरीज है उसका नाम क्या है, अबादान रिफाइनरीज, अबादान ही नाम दे रखा है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो इसके बाद आप आ जाओ, थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पे ऊपर भी देखने को मिल जाता है, किधर पेंसिल्वेनिया के पास में ग्रेट लेक रीजन वाले रीजन में भी आपको थोड़ा बहुत ऑयल देखने को मिलता है। यहाँ पे है टिट्सविले, दिस इज इन पेंसिल्वेनिया अगेन, पेंसिल्वेनिया, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अगेन ये जो है यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ऑयल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगेन मोस्ट ऑफ और ऑयल जो है आपको कहाँ पे मिलता है, ये अलास्कन रीजन में आपको देखने में मिलता है। कौन सा रीजन है आपका, ये आपका दिस इज द गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पे आपको इस रीजन में अलास्का वाले पोर्शन में काफी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंकरेज, एंकरेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल है यहाँ पे, बट जो अमेरिका है वो इसे यूज़ नहीं करता है, इसको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह रखता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह रखता है। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर जो है आपको मिलता है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी है, तो अगेन अलास्कन वाली साइड ऑफ ब्यूफोर्ट सी जो है यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑयल मिलता है, बट यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ से ब्यूफोर्ट सी से एंकरेज की तरफ जो है पाइपलाइन खींची हुई है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस अलास्कन पाइपलाइन, ट्रांस अलास्कन पाइपलाइन, ठीक है। चलो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो ज़्यादा ऑयल साउथ अमेरिका में है नहीं, सिर्फ मोस्ट ऑफ जो ऑयल मिलता है वो भी यहीं पे मिलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में। यहाँ पे ने आपको एक लेक बताई दी, कॉल्ड लेक मैरीक्वाबो, लेक मैरीक्वाबो। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑयल मिलता है जो कि कौन एक्सप्लॉइट करता है, दिस इज एक्सप्लॉइटेड बाय वेनेजुएला। अगेन पूरे साउथ अमेरिका का और वर्ल्ड का 6% जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो यहीं से निकल रहा है साउथ अमेरिका का, मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, वेनेजुएला से। देन आ जाते हैं हम लोग आपका यूरोप की तरफ को। लेट अस टॉक अबाउट यूरोप। मोस्ट ऑफ जो यूरोप का ऑयल है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, दिस रीजन इज व्हाट, नॉर्थ सी रीजन ऑफ यूरोप। यहाँ से निकल रहा है ऑलमोस्ट 15% ऑफ जितना भी ऑयल है वर्ल्ड का, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस नॉर्थ सी। एंड इसके जो अलग अलग सेक्टर बांटे हुए बहुत सारे कंट्रीज है यहाँ पे, दिस इज देखो ब्रिटेन है, देन आपका जर्मन सेक्टर है, देन उसके बाद नीदरलैंड्स है, देन उसके बाद डेनमार्क है। सो अगेन बहुत सारे रीजन है, नॉर्वे है। सो इसमें हमने क्या करके सेक्टर्स बांट रखे हैं। सेक्टर कौन सा, ये अगेन जैसे कि आपको इस तरह के सेक्टर्स हैं, दिस इज नॉर्वेन सेक्टर, देन दिस इज योर ब्रिटिश सेक्टर, देन उसके बाद दिस इज योर डच सेक्टर, देन उसके बाद दिस इज योर डैनिश सेक्टर, दिस इज योर जर्मन सेक्टर। इस तरह करके हम लोग क्या कर रखे हैं, सेक्टर्स बांट रखे हैं और अलग अलग जो कंट्रीज हैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे, थोड़ा सा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देखते हैं हम लोग। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आपको अगेन इधर वाला रीजन जो आपका कैस्पियन सी के आसपास का रीजन है थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस रीजन में दिस इज द रीजन ऑफ अजरबैजान,
अजरबैजान वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है कॉल्ड बाकू, इसकी जो कैपिटल है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑयल एंड नेचुरल गैस देखने को मिलता है। देन रशिया में आपको ये देखो सारा रशियन वाला रीजन जो है ये आपका ये बेरेंट सी वाला रीजन है, दिस इज बेरेंट सी, एंड बेरेंट सी वाले पोर्शन में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल इज देयर। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल एक्सप्लोरेशन रशिया कर रहा है वो इस पोर्शन में कर रहा है, दिस इज साखिलिन पोर्शन और साखिलिन पेनिनसुला, यहाँ पे कर रहा है रशिया। एंड इवन जो ONGC है, ONGC विदेश जो है इसका भी स्टेक है यहाँ पे, ठीक है नी। सो ये रीजन हो गए आपके। देन उसके बाद हम लोग फटाफट से आते हैं अफ्रीका के ऊपर। 8% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम अफ्रीका। ये कहाँ पे हो रहा है? मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम द अपर रीजन्स, ठीक है। अपर रीजन्स में मिल रहा है आपको, फॉर इंस्टेंस थोड़ा बहुत आपको ये मेडिटेरेनियन के पास वाला रीजन मिल रहा है। पहले कभी वाटर मतलब ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ रही होगी, लिबिया वाला रीजन, ठीक है। लिबिया में त्रिपोली, त्रिपोली इज इम्पोर्टेंट रीजन। त्रिपोली थोड़ा बहुत सूडान वाला रीजन है आपका, सूडान। खार्तूम, यहाँ पे खार्तूम है, खार्तूम में जो है बहुत ज़्यादा आपको ऑयल मिलता है सूडान वाले पोर्शन में। देन अल्जीरिया, अगेन इधर वाला पोर्शन है अल्जीरिया का, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजन्स ऑफ ऑयल। थोड़ा बहुत इजिप्ट में मिलता है आपको, इजिप्ट वाला रीजन। एंड दैट इज इट, इतना ही मिलता है आपको यहाँ पे अल्जीरिया वाले पोर्शन में, जिससे कि आपको अल्जीर्स, इन सब की कैपिटल भी यहीं पे बसी हुई है, अल्जीर्स, ठीक है। अल्जीर्स, ऊपर त्रिपोली चल जाओ, त्रिपोली, बेंगाजी, बेंगाजी है यहाँ पे, इधर त्रिपोली है, ये सारे रीजन्स। देन उसके बाद आपका इधर इजिप्ट का जो है कायरो वाला रीजन हो गया, सारे जो हैं दे आर ऑल नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल, ठीक है। सो ये जो है आपके रीजन्स हो गए एज फार एज रीजन्स आर कंसर्न। दैट इज इट, इतना ही मिलता है आपको। थोड़ा बहुत नीचे भी मिल जाता है आपको अंगोला वाले पोर्शन में, बट नॉट दैट मच, इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। सो दैट इज इट एज फार एज अफ्रीका इज कंसर्न, ठीक है। फिर उसके बाद गरीब कंट्रीज में आते हैं इंडिया की बात करते हैं फटाफट से। इंडिया में थोड़ा बहुत आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिलता है, दिस इज आपका आसाम वाला रीजन, दैट दिग्बोई, दिग्बोई एंड नहर कातिया, नहर कातिया रीजन है, इधर मिलता है आपको, दिस इज बॉम्बे हाई, ठीक है। बॉम्बे हाई, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। देन थोड़ा बहुत केजी बेसिन में, अब नेचुरल गैस केजी बेसिन में ज़्यादा है, एक्चुअल ऑयल में कम है कंपैरेटिवली। गुजरात वाला अंकलेश्वर यहाँ पे, देन अलीबेट आइलैंड है, सारे जो है आपके क्या है, इंडियन रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग बात करेंगे इनके ऊपर थोड़ा डीप में, अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत मिलता है आपको, यहाँ पे बास स्ट्रेट में थोड़ा बहुत ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो रही है। ब्रिस्बेन जो है इंपॉर्टेंट सेंटर है इसका, ब्रिस्बेन ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। बास स्ट्रेट से थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन हो रही है, ये वाला डन। सो ये जो है आपका, दिस इज द ऑयल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप ऑयल रीजन समझ में आ गए। फिर हम लोग जब ऑयल की बात करें तो फटाफट से नेचुरल गैस की बात भी कर लेते हैं। नेचुरल गैस को मैं आपको इस ब्राउनिश कलर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। नेचुरल गैस जहाँ जहाँ पे ऑयल मिलेगा देखो वहाँ पर हमें नेचुरल गैस मिलेगी, या मोस्टली मिलती है। जैसे हम लोगों ने देखा पीछे फॉर्मेशन से समझ में आ गया था हमें, जहाँ पे ऑयल मिलेगी थोड़ा नेचुरल गैस मिलता है। सो मोस्ट ऑफ जो आपके ओपेक वाले कंट्रीज हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो है ऑलमोस्ट 47% ऑफ वर्ल्ड का जो एक आपका नेचुरल गैस है वो यही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोस्टली कहाँ से निकल के आ रहा है? ईरान वाला रीजन है आपका, यहाँ से नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग। कतर वाले रीजन से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है जी। कतर वाले रीजन में अपने को मिलता है देखने के लिए। कतर में मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे दुखान ऑयल फील्ड्स थे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देन ये आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये वाले रीजन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कायरागिस्तान वाला रीजन जो है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैस। यहाँ से हम लोग ये गैस को एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाने की बात करी थी, दैट्स कॉल्ड एज IPI पाइपलाइन, ठीक है जी। IPI पाइपलाइन, बट ये IPI बना नहीं। ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया वाली पाइपलाइन ये आपका अभी तक बना नहीं, बिकॉज पाकिस्तान जो है आयरन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो रीजन है आपके, हम लोग एंड देयर वाज IPI, सॉरी IPI मैंने बता दी, IPI पाइपलाइन बता रहे थे। एक आपकी तापी पाइपलाइन थी, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। सो ये जो पाइपलाइन है ये फुलफिल ही नहीं हो पाई, क्यों? बिकॉज पाकिस्तान जो है वो स्पॉइल स्पॉट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत आपको ये सारा जो साइबेरियन रीजन है आपका ऑफ रशिया, साइबेरियन रीजन क्यों? बिकॉज यहाँ पे मिलता है आपको परमाफ्रॉस्ट रीजन। परमाफ्रॉस्ट का मतलब सारा साल जो है बर्फ रहती है, एंड कई लाखों कई हजारों सालों से बर्फ यहीं पे है। तो नीचे जो वेजिटेशन है वो किस में बदल गई है? मीथेन में बदल गई है।
नेचुरल गैस होती क्या है, मीथेन ही तो होती है, ठीक है। सो ये रीजन सिमिलरली आपका एल्बर्टा एंड सस्केचुआन रीजन, जहाँ पे बरस का परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ये रीजन एल्बर्टा एंड सस्केचुआन, अगेन लॉट्स ऑफ नेचुरल गैसेस हियर, ठीक है। सो ये कुछ रीजन हैं आपके एज फार एज नेचुरल गैसेस कंसर्न। इंडिया में मैंने आपको बताया जैसे कि केजी बेसिन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आप जितने भी जहाँ पे भी ऑयल मिल रहा है वहाँ पे बोल सकते हो कि नेचुरल गैस भी मिलती है, लेकिन जो मैंने आपको रीजन बताया दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ से हम नेचुरल गैस को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज इट एज फार एज नेचुरल गैस इज कंसर्न। हमने ऑयल देख लिया, हमने नेचुरल गैस देख लिया। अभी हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनके साथ एसोसिएटेड एक और इम्पॉर्टेंट गैस को देख लेते हैं, जो गैस है नहीं एज सच, इट इज नथिंग बट मीथेन ओनली, मीथेन ही है, मोस्टली मीथेन है, बट ये मिलती है एक स्पेशल टाइप की रॉक्स में जिसे हम कहते हैं शेल रॉक्स, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द शेल गैस। तो अभी हम फटाफट से शेल गैस के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने आपको ये सारे लिखे हुए सेक्टर्स कहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, ये प्लीज आप जाके देख लेना घर पे। एंड हम अब बात करने वाले हैं शेल गैस के ऊपर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज शेल गैस? शेल गैस जो है इट इज नथिंग, मैंने कहा गैस, जब मैंने आपको फॉर्मेशन बताया तो आपको उसमें समझ में आ गया होगा। इस तरह मैंने आपको जियोसिंक्लाइन बताए थे, तो मैंने आपको बताया था ऊपर जो है क्या होता है, कई बार इस तरह की इम्परवियस रॉक्स की लेयर जम जाती थी, कुछ नहीं, दिस वाज ऑर्गेनिक रिच सैंड ओनली, ऑर्गेनिक सैंड थी जो कि सी लेके आया था, ठीक है जी, एंड डिपॉजिट कर दी थी इन जियोसिंक्लाइंस में। इसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, इसके नीचे आपको देखो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारी चीज़ मिल रही है ना। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इन रीजन्स में भी कई बार क्या होता है, इस तरह की मरीन ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिक लाइफ ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। और ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे इन रीजन में कई बार पानी के पोर्स होते हैं, तो ऑयल जो है वो क्या होता है इन पोर्स में आके पानी को रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे इस तरह के जो है क्या मिलते हैं आपको, पोर्स के अंदर आपको ऑयल या नेचुरल गैस देखने को मिलता है। जनरली नेचुरल गैस देखने को मिलती है, बिकॉज गैस जो है इट इज लाइटर देन ऑयल, गैस जो है लाइटर देन ऑयल, देन आपका ऑयल होता है, देन उसके बाद आपका वाटर होता है ना। सो अगेन लाइट होने के कारण यहाँ पे आपको नेचुरल गैस ट्रैप हो जाती है, इन रॉक्स के ऊपर नेचुरल गैस ट्रैप हो जाती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ शेल रॉक, एंड इसके अंदर जब गैस ट्रैप हो जाती है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग शेल गैस कहते हैं, ठीक है। कई बार जो ऑयल है इवेंचुअली ऊपर पहुंचता है, एंड वहाँ पे क्या बनाता है इस तरह के जियो, इसके ऊपर और भी रॉक्स है ना, इसके ऊपर और भी रॉक की स्ट्रक्चर है, मैं दिखा देता हूँ, ये रॉक की स्ट्रक्चर है, बट ये रॉक की स्ट्रक्चर क्या है, इम्परमेबल है। शेल गैस की रॉक की स्ट्रक्चर, वो आपकी जो ये शेल की स्ट्रक्चर थी वो परवियस थी, मीन्स वो पोरस थी, बट ये इम्परवियस होती हैं ऊपर की लेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे एज इन सच ये गैस ट्रैप हो जाती है, ऑयल गैस। तो इसको तो हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, या और भी बहुत सारी नेचुरल आप कह सकते हो रिसोर्सेज हैं, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो हम ट्रैप कर सकते हैं अगर हम इस शेल में फंसी गैस को एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है। इतने नीचे पहुंचना, इन वेल्स में पहुंचना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इन वेल्स को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं इजीली, बिकॉज ये सरफेस के ज्यादा पास में है। ये शेल गैस की फॉर्मेशन है, शेल रॉक्स की फॉर्मेशन, दे कैन गो इवन अप टू 3 किलोमीटर डीप, 3 किलोमीटर नीचे तक जा सकती है। सो अगेन इनको यूज करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, सो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लॉइटिंग करेंगे, टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग। सो अगेन इसके अंदर की गैस को एक्सप्लॉइट करना मुश्किल था, बट अभी हम लोगों ने क्या किया है, नाउ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है एज एज टू हाउ टू ट्रैप एंड हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस शेल गैस। एंड इसके कारण हुआ क्या है, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, दिस इज योर गैस बेयरिंग शेल, शेल रॉक्स हैं, एंड इसके अंदर भी आपको इस तरह गैस ट्रैप मिलती है, क्योंकि बार इसके ऊपर इस तरह की एंटीक्लाइंस में ट्रैप मिलती है। तो ये हमने सैंड के अंदर एक गैस ट्रैप है जिस कॉल्ड एज टाइट गैस, एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने देखा ऑयल, इस तरह की ऑयल की लेयर्स मिल रही हैं, ऊपर नेचुरल गैस की लेयर्स मिलती है, इसको हम लोग कन्वेंशनल जो एक्सप्लोरेशन है उससे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालते हैं, कई बार सिर्फ गैस ही मिल जाती है। सो अगेन ये सारे को हम लोग किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, एक सीबीडी भी होती है, मैं आगे बताऊंगा अभी, बट अभी जो है इसको समझो, सबसे नीचे आपको एक गैस बेयरिंग शेल्स मिल रही हैं, शेल रॉक्स, इन शेल रॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके अंदर ये ट्रैप गैस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया केजी बेसिन का, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, जैसे कि आपने जो भी पीछे दिखाया मैंने ऑयल वेल्स, कई बार ये सैंड के अंदर भी गैसेस ट्रैप्ड होती है जिन्हें हम टाइट गैस कहते हैं, इनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट नॉट दैट कमर्शियली। बट शेल को एक्सप्लॉइट करना अब हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब हमें पर राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। ये मैंने वही चीज बताई हुई है आपको। सो अगेन शेल गैस जो है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, 2000 में
शेल गैस जो है इट वाज प्रोवाइडिंग जस्ट 1% ऑफ यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन, बट 2010 तक आते आते इट हैज इंक्रीज 20% एंड 2035 तक आते आते इट इज गोइंग टू बी around 46%, so almost 50% of production of natural gas जो है it will be coming from shale formation. So इतना ज़्यादा जो है US now shale के ऊपर जा रहा है and that has led to what reduced dependence on oil. oil से जो है dependence कम कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। सिमिलरली चाइना जो है अब इस चीज़ के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों? बिकॉज चाइना के पास जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट शेल गैस के रिजर्व्स हैं and that is why everybody wants to go into this shale gas exploitation. But issue is कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है it is very very challenging and somewhere also environment degrading. environment को degrading भी कर सकती है, questionable है as well as challenging है। इसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते क्या हैं? इस टेक्नोलॉजी को शेल गैस की एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफ्रैकिंग, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, या सिंपली हम लोग इसे कहते हैं फ्रैकिंग, ठीक है। फ्रैकिंग, फ्रैकिंग दो वर्ड से बना हुआ है, एक हमने फ्रैक्चर्स करना है एंड क्रैक्स निकाल देना, ठीक है। सो हम लोग इसमें बेसिकली करते क्या है, हम लोग जो शेल रॉक्स है नीचे, ये शेल रॉक्स आप देख रहे हो, शेल रॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस करते हैं, दरारें प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर जो ट्रैप्ड गैस है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का पहले, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी एडवांस क्या चाहिए। अगेन पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का वर्टिकल ड्रिल करेंगे, ठीक है, अराउंड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रिल करेंगे जब तक हम शेल के रॉक्स के लेवल पे नहीं पहुंच जाते। इवेंचुअली उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, इट इज टू ड्रिल हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना होता है काफ़ी डीप तक, सो दैट हम लोग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेल गैस को निकाल सकें। सो इसके बाद क्या करते हैं, जब हमने ये ड्रिल कर लिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉकटेल भेजते हैं, कॉकटेल ऑफ वाटर, cocktail of chemicals, heavy metals and sand, very high heated, high pressure and high temperatures पे ये कॉम्बिनेशन को हम लोग नीचे भेजते हैं। इवेंचुअली से क्या होता है, जो सैंड के पार्टिकल्स है वो इन क्रैक्स में फंस जाते हैं और इन क्रैक्स को ओपन रखते हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, वाटर एंड केमिकल्स के प्रेशर में ऊपर आ जाते हैं, ऊपर जो है दे आर कलेक्टेड इन सम काइंड ऑफ कंटेनर्स। केमिकल्स हेल्प करते हैं इन दी फ्लो, स्मूथ फ्लो के लिए केमिकल्स हेल्प करते हैं एंड वाटर जो है वो क्या करता है, वो स्टीम हीट प्रोड्यूस करता है सो दैट जो एयर जो आपका गैसेस हैं वो लाइट होके ऊपर तक आ जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज दी फ्रैकिंग और हाइड्रोलॉजिकल फ्रैकिंग इन अ वेरी इजी काइंड ऑफ टर्म्स। इतने इजी टर्म्स समझा देना, बट अगेन इतना होता नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है, इसलिए गरीब कंट्रीज दे आर नॉट डूइंग इट, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज हु वांट टू डू इट, जिनके पास बहुत सारा शेल गैस के रिसोर्स हैं, बट दे कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, ठीक है। प्लस देयर आर ऑल्सो ऑल द वे, आपको देखो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर कई बार ये केमिकल्स यहाँ पे लीक हो जाएं तो व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर एंड उन कंट्रीज में जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है, ठीक है, देयर इज अ वाटर स्केर्सिटी इन रीजन्स में, अगर हम शेल गैस को यूज करें और इस तरह के वाटर टेबल को कंटेमिनेट कर दें तो ये तो हमारे लिए दुखद समाचार ही होगा, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज हाइड्रोलॉजिकल फ्रैक्चरिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड ये देखो वर्ल्ड के शेल के रिसोर्सेज कहाँ पे मिल रहे हैं, चाइना 36% मैक्सिमम रिसोर्स आपको चाइना में मिलता है, यूएस हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिको हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट, इनकी औकात नहीं है, अर्जेंटीना औकात नहीं है, ब्राज़ील ज़्यादा औकात नहीं है, अल्जीरिया लिबिया नॉट औकात, साउथ अफ्रीका नहीं, इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत मिलता है बट हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो इंडिया में कहाँ पे मिलता है आप देख सकते हो, सारा इंडस बेसिन जो है यहाँ पे आपको शेल फॉर्मेशन मिल जाएंगी, देखो जहाँ जहाँ पे रिवर्स है वहाँ पे आपको शेल मिल जाएगा, क्योंकि इट इज नथिंग बट फाइन सैंड, फाइन सैंड जो कि काफी मिलियन सालों से दबी हुई हो, ठीक है, ट्रैप्ड दबी हुई हो, एंड रिवर है तो रिवर के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक लाइफ भी मिलेगी, ऑर्गेनिक लाइफ होने के कारण क्या होगा, ये जो है इसके अंदर आपको गैस के जो है गैस जो है ट्रैप मिल जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कैन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो विंध्याचल बेसिन आपका नर्मदा वाला रीजन, आपका देन ये वाला ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, देन गोदावरी वाला पोर्शन, ऑल ऑफ दिस इज प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स जहाँ पे हम लोग इसे काम कर सकते हैं। कृष्णा गोदावरी में हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, एंड इस करके ये सेडिमेंट्स काफ़ी लाखों सालों से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलना काइंड ऑफ मोर प्रॉबेबल है, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड विद
शेल गैस एक्सप्लोरेशन, पहला तो जो है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग है, टेक्नोलॉजिकली इसे परफेक्ट करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। यूएस इज द ओनली कंट्री जिसने अब तक इसको परफेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद कंटेमिनेशन का बहुत बड़ा इशू है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया तो फिर क्या करोगे। अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है तो इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन इट विल सॉल्व, ठीक है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है उसको क्रिएट कर देगा जितने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट कवर है इसको डैमेज होगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरियाज को साफ करना पड़ेगा, वहाँ पे ड्रिलिंग होल्स, ड्रिलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। ऑल दैट थिंग विल बी काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी या फिर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री तो वो वैसे नहीं कर सकती। इंडिया क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती, पहली बात वाटर स्कैसिटी, वाटर स्कैसिटी है तो हम लोग इस तरह की चीज़ को हम लोग करेंगे तो कैन बी एन इशू। ऊपर से हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सो डुअल चैलेंजेस हैं। तो हमारे पास अभी सस्ते ऑल्टरनेटिव्स पड़े हैं तो हम लोग इसके ऊपर कायक हो जाए, ठीक है नहीं। सो अगेन बट कहीं ना कहीं हमको एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है ये। सो अगेन जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो जाती तो हम लोग इसके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं। देन सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन, अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकता तो प्राइवेट सेक्टर को दे दो, है ना, प्राइवेट सेक्टर कर लेगा। बट प्राइवेट सेक्टर का इशू क्या है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एक जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज हैं वो नहीं है अपने पास अवेलेबल, ठीक है। एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हैं एंड इन फ्रैक्चर होने के कारण जो है कोई प्राइवेट प्लेयर जो है वो हाथ नहीं डालता है, ठीक है ना। जैसे हमने न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज देखी, न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज है, इसके अंदर क्या है कि हर एक जो अलग अलग, अगर एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर आपको कोल मिल गया तो उसका अलग लाइसेंस लो, ऑयल मिल गया तो अलग लाइसेंस लो, शेल गैस एक्सट्रैक्ट करनी है तो अलग लाइसेंस लो। तो ये लाइसेंस लाइसेंस में जो है प्राइवेट सेक्टर कहता है भाड़ में जाए, हमको नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं आपके, इस करके हम लोग इंडिया में इसको ज़्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं। सो एंड वन मोर थिंग इज कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम लोगों के पास बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क नहीं है पाइपलाइंस का। पाइपलाइन का नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। यूएस में ऑन द अदर हैंड आपके पास ट्रांस नेशनल पाइपलाइंस हैं जो कि ह्यूज लेंथ ह्यूज ब्रेड्थ तक जा रही हैं, बट इंडिया के अंदर इस तरह की कोई पाइपलाइन सिस्टम है नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन का अर्ज, ठीक है। ऑल्सो हम लोग के अपने शेल जो रिजर्व्स हैं इनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है कि कितने रिजर्व हमारे पास क्या है, कुछ एग्जैक्टली हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया नहीं है, कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इस करके हम लोगों ने इसको अभी काम नहीं किया है इसके ऊपर, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, वो है कोल बेड मीथेन, ठीक है। देखो कोयला होता है, कोयला आप नीचे माइन करते हो, ग्राउंड है नीचे माइन करोगे तो माइन के नीचे यहाँ पे आपको अगर कोयला मिल रहा है, कोयला मिलता है तो कोयले के ऊपर, कोयले के सरफेस के ऊपर भी जो है आपको क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है एड्जॉर्ब, ठीक है। इनके पोर्स के ऊपर इस इनके जो सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस तरह की गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती है, नेचुरल गैस, ठीक है, मीथेन एड्जॉर्ब हो जाती है। और हमारे पास कोल के बहुत ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं कोल के, ठीक है। इंडिया हैज गॉट लार्ज लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल। बट ये कोल कंपैरेटिवली जो है क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का है, नॉट ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का नहीं, इंफीरियर क्वालिटी का है। सो इसको एक्सट्रैक्ट करने से अच्छा अगर हम इसके ऊपर की मीथेन गैस को एक्सट्रैक्ट कर लें तो दैट इज लाइक ऑलमोस्ट अ क्लीन एनर्जी एंड कंपैरेटिवली इजी किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कोल बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। करना क्या है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल फ्रैक्चरिंग में करना हो तो वैसे ही करना है, बट इतनी डीप ड्रिलिंग नहीं करनी, शैलो ड्रिलिंग करनी है। ड्रिल करा यहाँ पे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी नहीं करनी है, ड्रिल करा, गर्म पानी भेजा, गर्म पानी से क्या होगा, ये जो है आपका गैस जो है वो फ्री हो जाएगी, फ्री होने के बाद ये क्या होगा, ये पाइप से ऊपर आ जाएगी, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोल बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कंपैरेटिवली इजी है, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग नहीं है, बहुत शैलो रीजन में ड्रिलिंग करनी होती है, कोल बहुत सारा पड़ा है, सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग अपॉन दिस थिंग ओनली, ठीक है। ये मीथेन ट्रैप्ड विद इन दी कोल सीम्स। नाउ अगेन इसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगेन इस गैस का जो है प्रेजेंस के बारे में बहुत पहले से पता है। देखो ये 17वीं सेंचुरी का एक मैंने लैम्प बना रखा है, दिस इज कॉल्ड एज द डेवीज लैम्प। एंड ये गैस जो है, जो गैस कोल आपके कोल माइंस के अंदर मिलती थी, दिस वाज वंस कंसिडर्ड एज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। ये माइनर जो है इससे बहुत डरते होते थे, क्यों, बिकॉज दे डिड नॉट न्यू, पता नहीं चलता था ना कि कोल के अंदर गैस है कि नहीं है। सो जब भी वो अपनी लालटेन लेके जाते थे धमाका होता था बहुत बड़ा, एंड मैनी माइनर्स यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन इन द कोल माइंस, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कोल बेड मीथेन,
ठीक है, उसके लिए ये डेवी ने क्या बनाया था, ये अपना लैम्प बनाया था कॉल्ड एज डेवीज लैम्प, सो दैट ये क्या ये इस तरह की फायर नहीं पकड़ता था, ठीक है। सो दैट इज वाई हम लोग इस CBD को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल की, अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की, जो कि 21वीं सदी में दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, 20th सेंचुरी में भी प्ले किया एंड 21st सेंचुरी इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली यूरेनियम एंड नाउ कंसिडरिंग थोरियम ऑल्सो, ये दोनों जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, एंड इनको हम लोग क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वी विल हैव टू गो इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर दिस, जब वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। बट अगेन यूरेनियम थोरियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूरेनियम थोरियम मिलता है एंड सबसे पहले मैं आपको यूरेनियम की बात करता हूँ। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, देखो यूरेनियम जो है वो आपका यूरेनियम इट इज फाउंड इन टू टाइप ऑफ ओर्स, एक है आपका पिच ब्लेंड एंड सेकंड है आपका यूरेनाइट, ठीक है। इन दोनों में मिलता है, पिच ब्लेंड में जो है 60 to 80% आपको यूरेनियम मिल जाता है एंड यूरेनाइट में आपको मिलता है 65% के आसपास में। अब यूरेनियम मिलता है बट अगेन ये सारा जो यूरेनियम है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके अंदर जो यूरेनियम मिलता है वो दो आइसोटोप्स मिलता है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। सिर्फ 235 जो है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हैं, 238 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज नहीं होता बिकॉज ये फ्यूजन नहीं करता है, ठीक है। सो हमें क्या करना होता है, एंड मोस्ट ऑफ जो आपके इस ओर से निकलता है वो यूरेनियम 238 होता है। अगर इसको हम लोग देखें पिच ब्लेंड से कितना निकला, 98% जो है इट इज यूरेनियम 238, जस्ट 2% इज यूरेनियम 235, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना होता है, हमें यूरेनियम 238 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज एनरिचिंग, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड अगर आप ज़्यादा इनरिच कर दोगे अपना यूरेनियम तो वी कैन मेक फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो, ठीक है ना। यूरेनियम 238 अगर आप 10% एनरिच करते हो अपने फ्यूल को तो देन यू कैन यूज इट विद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बट अगर आप 80 to 90% करोगे तो यू कैन यूज इट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, देन यू डू नॉट यूज इट, आप इसके लिए यूज नहीं करते उसको, यू यूज इट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ईरान का यही तो इशू चल रहा है, व्हाट ईरान वांटेड टू डू, ईरान वाज ईरान जो है इट सेड कि मैं जो है इनरिचमेंट करना चाहता हूँ एंड इनरिचमेंट के लिए जो है व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कन्वर्टिंग U238 इनटू U235, ठीक है जी। बट अगेन इसके लिए जो जो मशीन चाहिए, ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं इनको, ये सेंट्रीफ्यूजेस इनका बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में थी, ठीक है। और इन सेंट्रीफ्यूजेस से क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट कर रहे थे एंड इवेंचुअली इस एनरिचमेंट को ट्रैक कर लिया किसने, यूएस ने, एंड तब से इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तब से ईरान एंड यूएस के जो रिलेशन है वो खराब चल रहे हैं। ईरान एंड यूएस के रिलेशन वैसे ही खराब चल रहे हैं 1970 से, बट इसने जो है इट एडेड फ्यूल टू दी फायर, ठीक है। चलो बहुत हो गया ईरान इराक, अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, हम लोग जो है यूरेनियम के सोर्सेज एंड थोरियम के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फटाफट से वर्ल्ड का मैप बना लो, अब मैं मैप बनाना सिखाऊंगा नहीं, मैं सीधा बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। ये लो बनाते हैं फटाफट से, ठीक है जी। 30 सेकेंड में बनाना है, चैलेंजेस टू मेक इट इन 30 सेकेंड्स एंड इट डज नॉट हैज टू बी लाइक पिकासो ने बनाया है, इट हैज टू बी लुकिंग लाइक कि यूपीएससी एस्पिरेंट ने बनाया है। बन गया जी, चलो थोड़ा बहुत अपने को, ठीक है। सो ये आपका बन गया वर्ल्ड एंड फटाफट से हम लोग यूरेनियम की देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाता है। सो अगेन वर्ल्ड की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले आता है कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट 39% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम कजाकिस्तान। यहाँ पे आपको कजाकिस्तान में कहाँ पे रीजन मिलता है, चलो पहले मैं आपको फटाफट से रैंकिंग बता देता हूँ। सबसे पहले कजाकिस्तान है, एंड देन उसके बाद आपका कनाडा है, एंड देन उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन उसके बाद आपका नाइजर है, एंड देन उसके बाद नामीबिया है, एंड देन उसके बाद है रशिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। अगेन 39% ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम कजाकिस्तान ओनली, ये पीछे आपको देखने को मिल जाएगी। देन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फटाफट। यूएसए से स्टार्ट करते हैं, कजाकिस्तान छोड़ो, यूएसए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे कोलोराडो। ठीक है जी, कोलोराडो, यूटा एंड न्यू मैक्सिको रीजन्स, ये तीनों जो रीजन है आपके, कोलोराडो, यूटा और न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटा एंड न्यू मैक्सिको, ये तीनों जो शहर हैं, सॉरी आपके जो आपकी स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम देखने के लिए, जहाँ आपका यूएस भी यहीं से एक्सप्लॉइट कर रहा है इसको। कनाडा में आप देखो, सस्केचुआन में आपको मिलती है यूरेनियम सिटी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट हो रहा है। और एक ग्रेट बियर लेक के आसपास में, ग्रेट बियर लेक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिलेंगी पोर्ट रेडियम, पोर्ट रेडियम। ठीक है, यहाँ पे माइंस मिलती है, कॉल्ड एज एल डोराडो माइंस, एल डोराडो माइंस यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूएसए में देखने में मिल रहा है। देन साउथ अमेरिका में कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ साउथ अफ्रीका रीजन में। यहाँ पे रैंड रीजन में ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम देखने में मिलता है। नाम्बिया में आपको कटांगा रीजन है, यहाँ पे आपको कटांगा रीजन ऑफ नामीबिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन थोड़ा बहुत आपको नाइजर में एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है, नाइजर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ थोड़ा सा, और पहले ऊपर चलते हैं हम लोग, फ्रांस में, दिस इज सेंट्रल मैसिव रीजन ऑफ फ्रांस, सेंट्रल मैसिव, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम देखने को मिलता है। देन उसके बाद यूके में कॉर्नवॉल, ठीक है, कॉर्नवॉल रीजन है, कॉर्नवॉल एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम देखने को मिलता है। देन आगे आ जाओ, कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट लाइक 30% के आसपास में प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आपकी रिवर है कॉल्ड एज सियार दरिया, सियार दरिया लास्ट टाइम बताई हुई थी मैंने, सियार दरिया। और ये आपका यहाँ पे लेक बलखाश है, बलखाश लेक। ठीक है, ये बलखाश लेक एंड सियार दरिया रीजन, ये रीजन जो है मैक्सिमम आपका यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखते हैं, देन देयर इज पोर्ट डार्विन, यहाँ पे आपको मिलती है रेंजर माइंस। ठीक है, रेंजर माइंस देखने को मिलती है आपको। देन इधर आपको देखने को मिलते हैं रम जंगल, एंड आपको यहाँ पे मिलती है रेडियम हिल्स। ठीक है, सो ये रीजन है आपके ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्या मिल रहा है, आपको यूरेनियम मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं थोरियम की। थोरियम क्या है बेसिकली, थोरियम इज TH9232। ठीक है, ये भी जो है नेचुरली अकरिंग फिसल मटेरियल है, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एंड बहुत जल्दी इसकी फिजन नहीं होती है, इसको 3-4 प्रोसेस से निकालना पड़ता है, एनरिच करना, एनरिच नहीं मतलब काइंड ऑफ ट्रांसम्यूटेट करना पड़ता है। हम लोग इसे ट्रांसम्यूटेट करते हैं टू यूरेनियम, यूरेनियम बनाते हैं इसका, या फिर हम लोग इसका आपका प्लूटोनियम बनाते हैं, यूरेनियम बनाते हैं, प्लूटोनियम बनाते हैं, तब जाके इसको हम एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। सो अगेन मिलता कहाँ पे, सारी गरीब कंट्रीज के पास ये है बॉस। ठीक है, ये तीन इसके अलग अलग आपके ओर्स हैं, दैट इज थोरेनाइट, थोरेनाइट है, देन उसके बाद एलेनाइट है, एंड देन उसके बाद मोनोजाइट है, ये जो है आपको मिलती हैं। और एक कहाँ पे देखने को मिलती है, मेनली आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इंडिया के कोस्टल रीजन में देखने को मिलती है ये वाला पोर्शन, स्पेशली केरला की कोस्टल सैंड्स में देखने को मिल जाता है मोनोजाइट, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। श्रीलंका में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है कोस्टल रीजन्स में, स्पेशली जो रत्नापुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, सारा ईस्टर्न कोस्ट ब्राज़ील का जो है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ थोरियम इज देयर, बट टेक्नोलॉजी नहीं है हम लोगों के पास थोरियम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मेनलैंड में भी देखने को मिल जाता है, राजस्थान में थोड़ा बहुत झारखंड में अपने को देखने को मिल जाता है।
राजस्थान में आपको एलेनाइट मिलता है, यहाँ पे एलेनाइट टाइप का और मिल जाता है देखने को, ठीक है। मेडागास्कर रीजन है आपका, यहाँ पे बहुत मिलता है आपको। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है पर्थ वाले रीजन में, एंड इधर से जो है ये वाला ब्रिस्बेन वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपका, ब्रिस्बेन रीजन या आपका जो है पर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको देखने में मिलता है, ठीक है। मोजम्बिक वाला सारा रीजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थोरियम। बट अगेन थोरियम का इशू क्या है, थोरियम को हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सप्लॉइट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग ट्रांसम्यूटेट करते हैं इसको, उसके लिए हमें यूरेनियम चाहिए। सो हम लोग दैट इज़ वाई हर कंट्री जो है वो यूरेनियम के पीछे पागल हो रही है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने कवर किए आपके ऑयल के रिजर्व सारे कवर कर लिया हम लोगों ने, क्रूड ऑयल देख लिया, नेचुरल गैस देख लिया, शेल गैस देख ली, कोल बेड मिथेन देख लिया, यूरेनियम देख लिया हम लोगों ने, थोरियम देख लिया हम लोगों ने, एंड हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे मेटेलिक नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अप और यू कैन व्हाट्सएप मी। सो ऑल द वेरी बेस्ट।